सबसे पहले मैं शुरू करूंगा बात जी पाकिस्तान से। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान जो वर्ड है, ठीक है, वो आपको थोड़ा समझाऊंगा। ठीक है, कि पाकिस्तान जो है, जब ये वर्ड आपके सामने आता है तो इससे आप लोगों को कौन सी बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए, तो उससे आपको कोई भी आपकी जनरल ओरिएंटेशन उसमें इजाफा हो जाए। यानी कि जब आप इंटरव्यू में बात करेंगे तो यू वुड हैव सॉर्ट ऑफ एक कॉन्फिडेंस हो कि मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो मेरी बात में वजन। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम जान जाएं कि पाकिस्तान क्या है। नंबर वन, पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामिक रिपब्लिक। नंबर टू, पाकिस्तान जो है वो एक डेमोक्रेसी है। नंबर थ्री, पाकिस्तान एक फेडरेशन है। जी, पाकिस्तान जी एक फेडरेशन है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है। और उसके बाद नंबर फोर, पाकिस्तान के अंदर ये जो वर्ड इस्लाम है, इस्लामिक, ठीक है, इसकी वजह से जो माइनॉरिटी राइट्स हैं वो भी इस वर्ल्ड पाकिस्तान का क्या है, हिस्सा है। समझ आ रही बात? और दूसरा, पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है। ये जो पांच बातें हैं ना, ये मेरी नहीं है। ये जो पाकिस्तान की डेफिनेशन है, पहले तो ये ज़हन में रख लें, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान। It is constitutional and political Pakistan. If somebody asks you what is Pakistan, what is the political and constitutional definition of Pakistan, तो उसका जवाब क्या है कि पाकिस्तान is an Islamic republic with democracy, federation, minority rights. ठीक है, और अगर इसको बड़ा करना है, थोड़ा दिमाग और खोल लें, तो इसकी जगह ह्यूमन राइट्स लिख लें या इसके एडिशन में लिख लें। अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये मैंने नहीं दी, ये डेफिनेशन देता है आपको प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। जी, बात क्लियर हो रही? ये डेफिनेशन मैं आपको नहीं दे रहा, ये डेफिनेशन कौन दे रहा है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। ठीक है, मुझे एक मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। हम लोग पाक अफेयर्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, और मैं बच्चों की जो मेंटल आउटरीच है उसको और जो हमारी अप्रोच है चीज़ों को देखते हैं उसको बड़ा अफसोस होता है। बिकॉज वजह ये है कि बच्चे को, अभी मैं आपसे पूछ लूँ ना, पाकिस्तान के 10 बड़े पॉलिटिकल इश्यूज बताएं, हर बच्चे को पता है? आपको नहीं पता? हर बच्चे को पता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है चीजों में वो नहीं है, रब्त नहीं है, कोहेरेंस नहीं है, यानी कि दरमियान में से पैचेस लगाए हुए हैं। कौन से इश्यूज हैं? एक इकोनॉमी का बता देंगे, एक सोसाइटी का बता देंगे, और ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। समझ आ रही बात? और ये अभी आपको समझ आएगी कि ये जो 5000 हेडिंग्स आपने याद की होंगी ना, पॉलिटिकल सोशल इश्यूज थे, वो हेडिंग्स इन चीजों से ही निकल रही है। इन ये वो बड़े वो हिस्से हैं जिनके अंदर वो सब पार्ट्स अभी देखिएगा। ठीक है, पहले जी इनको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, डीकंस्ट्रक्ट करते हैं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। वी आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ऐसा ही है। अच्छा,
इस्लामिक का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी है वो अल्लाह के पास है। अल्लाह इज द सॉवरेन। अब इस एक वर्ड से इस पूरी की पूरी स्टेट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ऐसे उसकी वजह, सॉवरेन कौन होता है? जो सबसे सुप्रीम हो, सबसे ऊपर, अल्टीमेट, खुदा, मतलब खुदा की तशबीह दे, ठीक। तो जो आमतौर पर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वहां पर जो सॉवरेन है, कंप्लीट सॉवरेन, ऑल सॉवरेन, सोर्स ऑफ सॉवरेन, वो कौन है? वो पीपल है। अब यहां से एक सवाल जन्म लेता है, इधर सॉवरेनिटी अल्लाह के पास है, इधर सॉवरेनिटी, और पाकिस्तान एट द सेम टाइम इस्लामिक रिपब्लिक भी है और पाकिस्तान साथ ही डेमोक्रेसी भी है। समझ आ रही बात? तो ये एक सवाल आ रहा है हमारे ज़हन में, अब इसका जवाब तलाश करते हैं और उसका जवाब कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि ये जो अल्लाह अपनी सॉवरेनिटी है इसको डेलीगेट करेगा किसको? टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। That is why Pakistan is a republic as well, with its written constitution and written fundamental rights. जी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुश्किल तो नहीं है, बात मुश्किल तो नहीं हो रही, बस मुझे ये बता दो स्मूथ जा रही? जी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लग रहा हो कि बड़ी मुश्किल बात हो गई? मैं कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है, क्योंकि सीएसएस की क्लास में जरा टेम्परामेंट और होता है, और अगर हम वन पेपर के हवाले से बात करते हैं तो जरा वो फिर बच्चों से पूछना जरूरी है। चलें जी, अब हम आगे कैरी करते हैं, ठीक है? समझ आ गई जी बात? तो पाकिस्तान में क्या है कि ये जो सॉवरेनिटी है ये डेलीगेटेड है किसको? लोगों को, डेमोस को, पीपल। लेकिन उसकी वजह से चेंज आ जाता है। चेंज ये आता है कि अब जितने भी मुल्क के अंदर लॉज बनने हैं, लॉ क्या होता है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सॉरी, लॉ क्या है कि जो एक कलेक्टिव अथॉरिटी है, कलेक्टिव विजडम है, सैंक्शन्ड बाय अथॉरिटी, जिसको इन्फोर्समेंट करने के लिए पुलिस बैठी है, जुडिशरी बैठी है। समझ आ रही बात? तो उनमें से जो सुप्रीम लॉ, जो भी लॉज है, लॉज को क्रिएट किसने करना है? पार्लियामेंट, ठीक। लेकिन जो डायरेक्शन पार्लियामेंट ने लेनी है वो क्या है? वो यहां से लेनी है। पीपल आर नॉट अल्टीमेट सॉवरेन, पीपल आर सॉवरेन इन पाकिस्तान, बट अल्टीमेट सॉवरेनिटी रेस्ट विद अल्लाह ऑलमाइटी। Allah has delegated its sovereignty to the people, and then people entrust that sovereignty to the delegates, MNAs, the representatives। वो भी आगे बात करूंगा। इसकी वजह से फिर जो अल्लाह ताला का कलाम है, यानी कि कुरान, गॉड स्पीक्स टू अस थ्रू कुरान, ठीक है, कुरान एंड सुन्ना। तो फिर क्या होता है, ये जो भी लॉज बनने होते हैं इनका जो जेनेरिक परव्यू है, अब ये फर्क है दाइश में और पाकिस्तान में, तालिबान में और पाकिस्तान में, अल-कायदा में और पाकिस्तान में। कुरान और सुन्ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि कोई ऐसा लॉ नहीं बनाना। कुरान कहता है कि जो कुरान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो कुरान और सुन्ना के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, मेजर जो उसकी वो है टर्म्स है उसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। इसका ये मतलब तो नहीं है कि यहां पर स्पेस नहीं है, स्पेस तो है। समझ आ रही बात? वो स्पेस कौन फिल करता है, वो कवानीन कौन बनाता है? लोग। लेकिन लोगों को हदायत है
पार्लियामेंट को हिदायत है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाना जो इस बड़ी बाउंड्री को सरियन तोड़ दे। ठीक है, तो ये ज़हन में रखना है हमने कि ये चीज इस तरीके से, यानी कि पाकिस्तान में लोग सॉवरेन है बट दे हैव लिमिटेड सॉवरेनिटी। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में 99% लोग भी ये कह देना कि शराब को हलाल करके तो जुआ खाना, शराब खाने को खोल दे, तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की ये वायलेशन है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की ये क्या है? वायलेशन है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहती है? 51%, 50, वो मैं अक्सर हमारे यहाँ हमारे जो कुछ बाती ये हैं यूट्यूबर्स हैं या जो हमारे कि वो बात करते हैं थर्ड जेंडर के हवाले से, गालियां दे रहे होते हैं उन मुल्कों को कि उन्होंने देखे कि लीगल कर दिया। भाई जो मुल्क है ना जमहूरी माशरों में, वो उनको अवाम चलाती है, वो कहते हैं रेफरेंडम करा लो भाई, गे मैरिजेस करनी है या नहीं करनी। अब हुकूमत कौन सी मॉरल वहां पे बैठी हुई, वो कहते हैं जी करना तो कर लो, हमें तो कोई मसला नहीं, रेगुलेट करेंगे हम बस। इधर अगर अवाम चाहे भी तो नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि sovereignty, supreme law of the land, that is going to be the word of God, that is Quran and ultimately Sunnah। समझ आ रही है ना बात? इट इज नॉट अलाउड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की दुनिया में दो मॉडल है, एक प्रेसिडेंशियल है और एक पार्लियामेंट्री। एक प्रेसिडेंशियल है और एक पार्लियामेंट्री। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ड यूज करता है रिप्रेजेंटेटिव्स का। कहीं नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, याद रखो। वहां पे लिखा हुआ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द, तो इसी वजह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी निकाला। ठीक है जी, तो इसी वजह से फिर पाकिस्तान में सबसे पहले किसका इंतखाब होता है? लेजिस्लेचर का। लोग, पीपल, वो क्या करते हैं? वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को मुंतखब करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स कहां जाते हैं? पार्लियामेंट में, मजलिस शूरा में, और जिसको क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर। फिर वो लेजिस्लेचर दोबारा इलेक्शन कराते हैं और वहां से किसका इंतखाब करते हैं? प्राइम मिनिस्टर का, पीएम का। और आगे पीएम किसका इंतखाब करता है? कैबिनेट का। तो ये दोनों बंदे जो हैं, ये जो दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एग्जेक्टिव आर्म ऑफ द स्टेट। एग्जेक्टिव, ये कौन है? एग्जेक्टिव। समझ आ रही है? अब मजेदार बात क्या है, बच्चों से हम पूछते हैं ना वैसे ही कि जी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, तो स्टूडेंट्स उसको इंटरव्यू के हवाले से जवाब नहीं दे पाते, लंबा जवाब देने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वन लाइनर क्या है बताएं? वन लाइनर कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यू हैव लाइक 10-8 words to explain it. Representative form of government. No. वो रिप्रेजेंटेटिव पूछ ले, फिर क्या कहेंगे? पार्लियामेंट्री। इसको जिसमें आपको पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग और नहीं। बताएं जी, बताएं। सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट नहीं, नहीं नहीं नहीं। पार्लियामेंट सर क्या पूछा था? मैंने पूछा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। इंटरव्यू में आप बैठे हैं, उसने आपसे पूछ लिया, इसका जवाब आपने देना है। पीएम, हेड ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट, नो। वेरी गुड साजिद इकबाल राना साहब, आपका जवाब जो है वो परफेक्ट है, बाकियों के जवाब सिर्फ ठीक है, आपका जवाब परफेक्ट है। पहली शर्त है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल के अंदर फर्क की कि यहां पर जो एग्जेक्टिव है वो हमेशा लेजिस्लेचर से आएगा।
ठीक है, एग्जेक्टिव का इलेक्शन जो है वो हमेशा कहां से होगा, लेजिस्लेचर से होगा। दैट इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर या एग्जेक्टिव इज अकाउंटेबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इस वजह से है। समझ आ रही बात की? और अब आ रही है एक बम शर्त जो पार्लियामेंट्री को पार्लियामेंट्री बनाती है। एग्जैक्ट लेजिस्लेचर के पास इख्तियार है कि वो इसको रिमूव कर सकते हैं। क्या इख्तियार है? वो इसको रिमूव कर सकती है, एंड इट इज सच अ बिग पावर। कि एक सिस्टम ही ऐसा है जिसके अंदर ये चीज तय है, इनहेरेंट है, नेचुरल है कि उसमें एक हाउस इस इंस्टीट्यूशन को बुला सकता है। इसको आप बोलते हो तहरीक अदम एतमाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब यहां से साबित क्या होता है कि ये जो पीएम होता है, ये अब जरा देखिएगा, इनको पावर किसने दी? अल्लाह ने। अल्लाह ने इनको पावर दी। इन्होंने किनको दी? रिप्रेजेंटेटिव्स कहां बैठे? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने इसको मुंतखब किया, तो ये वाला ट्रस्ट किसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया? इस इंस्टीट्यूशन को। इसका मतलब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कैरियर ऑफ द ट्रस्ट ऑफ लेजिस्लेचर होता है। तो क्या होता है जी? कैरियर ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, और इट वर्क्स solely on the pleasure, the confidence of the legislature. जिस दिन ये लेजिस्लेचर को लगे कि दिस एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट is not representing the trust of the people, the confidence of the people, that means they have no right to govern. तो इसलिए फिर लेजिस्लेचर क्या करता है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करता है। ये है किताबी बात। प्रैक्टिकली एस्टैब्लिशमेंट मूव कराती है, फलाना होता है, टिगड़ा होता है, ये होता है, वो होता है, वो एक और। ये वो जवाब है जो आपने जवाब देना। समझ आ रही है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब है। ये मतलब इट इज नेवर गोइंग टू बी कंटेस्ट, यू नो, बिकॉज आप सीधी बात है, अगर आर्टिकल 6 कहता है कि ये लिखा हुआ है तो उसमें डोंट मेक एनी रीजन, स्टेट का अपना डॉक्यूमेंट है। समझ आ रही बात? अच्छा जी, अब ये डेमोक्रेसी का वर्जन हमें समझ आ गया, ठीक। अब यहां से मैं चाहूँ तो सारा पार्लियामेंट्री सिस्टम भी पढ़ा दूं, लेकिन वो चूंकि मेरे ख्याल आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो इसलिए वो जरा एक्स्ट्रा हो जाएगा काम, इसलिए इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए फेडरेशन के ऊपर कि पाकिस्तान क्या है। याद रहे हम पढ़ क्या रहे? पाकिस्तान। तो दो चीजें पढ़ ली, इस्लामिक रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, ठीक है जी। अब आएंगे जी फेडरेशन। अच्छा, फेडरेशन क्या है? फेडरेशन एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ पावर है, अरेंजमेंट ऑफ पावर है जिसमें 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक फेडरल गवर्नमेंट है और एक फेडरेटिव यूनिट की गवर्नमेंट है। अगला सवाल कि ये दोनों अलग अलग हुकूमतें हैं? बिल्कुल अलग अलग हुकूमतें हैं, ठीक है। तो फिर ये अलग अलग हुकूमतें, तो फिर तो ये तो ऐसे लगेगा जैसे दो मुल्क बने हुए एक मुल्क के अंदर, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसका जवाब कॉन्स्टिट्यूशन देगा कि ये देखो इन दोनों के ऊपर कौन बैठा हो? मैं बैठा हूं, ठीक है। इसको भी इख्तियार किसने दिए? मैंने ही दिए। और इसको भी इख्तियार किसने दिए? मैंने दिए, ठीक है। और इख्तियार की तकसीम का मसला ना हो तो मैंने 3 लिस्टें बनवा दी। नंबर 1 फेडरेटिव
लिस्ट, नंबर 2 स्टेट लिस्ट या फेडरेटिंग यूनिट की लिस्ट या प्रोविंशियल लिस्ट, और नंबर 3 कॉन्फ्रेंस लिस्ट। इस लिस्ट में इसके काम लिख दिए, इस लिस्ट में इसके काम लिख दिए, और इस लिस्ट में इन दोनों के काम लिख दिए। इन दोनों के दरमियान लड़ाई ना हो, ठीक है, इनके दरमियान अगर लड़ाई हो तो दरमियान में सुलह कराने वाली बहुत तगड़ी चीज होनी चाहिए। उसके लिए फेडरेशन के अंदर जो जुडिशरी होती है उसका रोल मल्टीप्लाई हो जाता है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। और आज एक और चीज भी कि जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द हाईएस्ट कोर्ट, एपेक्स कोर्ट। और आपको पता मजा आएगा सुन के कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो बताएं क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन, नो जी, वो तो कोर्ट्स की जेनेरिक पर्पस होता है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों एग्जिस्ट करता है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी, एनी स्टूडेंट आसान सा जवाब है, नो। उसकी थर्ड जुरिस्डिक्शन गवर्नमेंट्स में डिस्प्यूट रिजॉल्व। एक्सीलेंट अनीस लतीफ साहब जनाब, जो आर्टिकल 184 है, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वो ये बताता है कि जुडिशरी जो है वो बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स में और फेडरेशन के दरमियान एक रेजोल्यूशन की बैठक का मैकेनिज्म का काम करता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। वेरी गुड जी, जी बिल्कुल, वो तो फिर है ही, आइन की मुहाफिज है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। जी जी अनीस साहब, वेरी गुड, क्लियर हो गया। तो ये है फेडरेशन की खुसूसियात। अच्छा, अब एक बड़ा कॉमन सा सवाल है यार, फेडरेशन क्यों रखा हमारे बुजुर्गों ने? आइन जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्फेडरेशन की तरफ क्यों नहीं गए, वो यूनिटरी की तरफ क्यों नहीं गए, वो फेडरेशन की तरफ क्यों आए? अब मैं बड़ा वो कल आपकी वीडियो सुन रहा था, सारे लोग बड़े आर्गुमेंट्स आ रहे थे, एथनिसिटीज और ये वो, तो आई वाज लाइक ना कि सुबह बात करेंगे मजा आएगा। अच्छा, अब इसका बड़ा सिंपल जवाब है, फेडरेशन वहां सूट करता है जहां सोसाइटी डाइवर्स होगी, वहां सोसाइटी क्या होगी, डाइवर्स होगी। अब सोसाइटी कैसे डाइवर्स है? कौन बच्चा है जिसमें से आपको नहीं पता कि पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान? और जिन बच्चों को फर्क नहीं पता और अच्छा तैयार करना चाहते हैं, वो मेरे कहने पे इन चारों सूबों की प्रोफाइल बना लें छोटी सी, कि जीडीपी कितनी, जीएनपी कितनी, ठीक है, वहां का कल्चर क्या है, वहां की हिस्ट्री क्या है, ऐसे एक एक पॉइंट में वन लाइनर, कितने किस तरह के कबीले रहते हैं वहां, मिडिल क्लास कितनी है, ठीक है ना, लिटरेसी रेट कितने हैं, तो आपको समझ लग जाएगी कि यार वाकई पाकिस्तान में फेडरेशन होनी चाहिए। ये चारों लोग जो आपस में इतने दूर हैं, दूर से मुराद ये होना नहीं है कि ये दूर है, दूर से मुराद ये मुख्तलिफ है, और ये इन्होंने इकट्ठे रहना होगा, तो ये वाला स्कीम मांगना तो इनका बनता है, बनती है कि नहीं बनती? सो यहां से आर्गुमेंट आ जाएगा, कल्चरल आर्गुमेंट बिहाइंड द फेडरेशन, कि पाकिस्तान इंडिया की तरह, अमेरिका की तरह क्या है, हेट्रोजीनियस सोसाइटी। एक्सीलेंट, ठीक है, हेट्रोजीनियस सोसाइटी को सूट क्या करते हैं, फेडरेशन। अल्लाह खैर से डन हो गए। उसके बाद जी नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो पाकिस्तान में आप एक्सट्रीमिज्म की वजूहात पे बात करते हैं, उसमें से एक बड़ी जबरदस्त वजह यहां छुपी हुई है कि पाकिस्तान की सोसाइटी is unable to differentiate between the concept of उम्मा and nation state। जब आप नेशन स्टेट में एक्ट करते हो तो फिर आपके ऊपर एक लिमिटेशन लग जाती है कि आपने टेरिटोरियल हो जाना है, ठीक है। हमारे लोग इस्लाम को टेरिटरी से भी बाहर देखते हैं, एक तो टेरिटरी से बाहर देखते हैं, दूसरा विद इस्लाम देखते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, फ्रांस में जो गुस्ताखाना फाके होते हैं,
उसके खिलाफ आग सिर्फ पाकिस्तान में लगती है, बाकी किसी मुस्लिम मुल्क में आग नहीं लगती। एहतजाज और चीज है, आग लगाना और चीज। वरना तो पूरी दुनिया के मुसलमान है ना, उनके ऊपर भी तो भाई, उनके भी तो नबी है कि नहीं? क्या उन्होंने मतलब उनका वो खुदा झेली, या उनका कलमा झेली, या जब मदीना से मक्का से इस्लाम शुरू हुआ तो क्या उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान में हदायत जा रही है, बाकी लोग जो है जो रंग में मुख्तलिफ है, नस्लों में मुख्तलिफ है, अपने बिल्डअप में मुख्तलिफ है, अपने रोटी कपड़े में मुख्तलिफ है, यानी कि इस्लाम उनके लिए है ही नहीं। समझ आ रही है? ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। तहरीके खिलाफत में भी हमारे बुजुर्गों ने भी सेम यही ब्लंडर किया। अच्छी खासी इधर सिस्टम चल रहा है, इनको टर्की और वो सारा याद आ गया, उस चक्कर में इधर इन्होंने फैटी जो है वो और खाई। हम भी यही करते हैं, ठीक है? तो नेशन स्टेट का मतलब है कि एक देयर हैज टू बी अ डिफाइंड फिक्स्ड टेरिटरी जिसके अंदर लोग रहते हो, जिनका कोई कॉमन कल्चर हो। और हमारे जो नेशनलिज्म है वो आपको पता है वो किसकी बुनियाद पर है? वो रिलीजन की बुनियाद पर। टू नेशन थ्योरी जिसको आप कहते हैं। तो ये टेक्निकल फॉल्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कैनो फॉल्ट है। ठीक है जी। और आर्टिकल 9 to 28, 8 to 28 फंडामेंटल राइट्स हैं जी। अब आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि ये फंडामेंटल राइट्स तो लिखे ही हुए हैं, साथ माइनॉरिटी राइट्स भी स्पेशली मेंशन है कि इनको इंश्योर किया जाएगा, इनको देखा जाएगा। एक वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। मतलब जो भी ह्यूमन राइट होगा ना, उसके आगे ये चीज आपको नजर आएगी। मैं वैसे कभी अभी ये थोड़ा शुरू करूंगा बच्चों को फंडामेंटल राइट्स में, वैसे इंटरव्यू के लिए नहीं, जनरल एक वीडियो बच्चे को पता होना चाहिए ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। तो ये जो पाकिस्तान में मॉरल पुलिसिंग नहीं होती, ये नहीं करना, वो पता क्यों होती है? वो इस वजह से होती है। और ये जो पाकिस्तान में फांसी के ऊपर बयानियां बनता है वो भी इसी वर्ड की वजह से बनता है। कभी आपने देखा होगा टीवी पे खबर चल रही थी फलां को कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए, ठीक है, ये वाला एक्ट नहीं करना चाहिए, पार्क में नहीं करना चाहिए, फलां में जगह में, वो सारी चीजें इस वजह से, ताकि पब्लिक डिसेंसी, पब्लिक मोरालिटी जो वो मैटर इंपॉर्टेंस उसकी है और वो उसको हम देखें। एनीवेज, तो ये है पाकिस्तान। दिस इज, हमने सिर्फ एक वर्ड पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा, ठीक है ना? पाकिस्तान पढ़ा। तो पाकिस्तान से जब हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, अब आते हैं ये वर्ड आप लोग रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जी पॉलिटिकल इश्यूज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ब्ला ब्ला ब्ला। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक डेफिनेशन याद रखें। जब रियासत के इन सुतूनों में, इन पावर ब्लॉक्स में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, इंक्रोचमेंट ऑफ पावर हो, इनकॉम्पिटेंसी हो, स्टैंड ऑफ हो, ये क्या है? दिस इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और उस पॉलिटिक, ये मैंने जो चार वर्ड बोले ना, ये मैंने आपको पता क्या किया? चार हेडिंग्स लिख पा दिए कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या चार चीजें होती है, क्या क्या होते हैं, या क्या क्या हो सकता है, इश्यूज क्या हैं? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, encroachment of power between institutions, नंबर 3 इनकॉम्पिटेंसी, ठीक है, और नंबर 4
और पांचवी चीज भी लिख लें, इनएबिलिटी टू परफॉर्म फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, inability to perform functional specialization. अब मैंने कोई आपको रट्टा नहीं लगवाया, कोई कुछ नहीं किया, सिंपल बात बताइए कि ये कितने इंस्टीट्यूशन है, ये लेजिस्लेचर की बात की है मैंने, एग्जीक्यूटिव की बात की है मैंने, जुडिशरी की बात की है, ठीक। जब इन तीनों चारों बड़े जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन है उनके दरमियान जब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो, एग्जैजरेशन पावर हो, लैक ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो, इनकॉम्पिटेंस हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और ये चारों चीजें आपके इश्यूज है। कोई बंदा आपसे पूछे कि पाकिस्तान के, मुझे बड़ी हैरानी होती है, बच्चे वर्ड यूज कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है, ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूशंस के क्राइसिस, कैसे क्राइसिस है, और एक आदत और बना लेना तो आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आ सकती है। रियासत को कभी भी पॉलिटिकल होकर नहीं देखना, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स से देखना। समझ आ रही बात? मसलन ये जो पीएम होता है ना, पीएम, ये इमरान खान या नवाज शरीफ नहीं होता। पीएम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। समझ आ रही बात की नहीं है? ये कोई भी हो सकता है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है ना, तहसीलदार बनना है आपने, तो आप तहसीलदार नहीं होंगे, उधर एक पोस्ट है लॉ के अंदर जिसका नाम क्या है, आप उस पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो इसीलिए आपको कहा होगा कि ये शख्स स्टेट का नुमाइंदा है इस सीट पर। समझ आ रही बात? ये हैबिट बना लो। वह इमरान खान साहब है ना, तो आपका उनसे ज़ाहिर खिलाफ हो सकता है, कोई भी मसला हो, लेकिन उनकी कोई भी एक्टिविटी जो स्टेट के प्रीव्यू में आती है, मसलन वो अच्छे क्रिकेटर है नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, उनके कोई बाहर बच्चे हैं नहीं है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो ड्रग्स लेते हैं नहीं लेते, ये हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हुए इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी बनाते हैं, इससे हमें फर्क पड़ता है। वाई? वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उसकी जॉब में लिखा हुआ है, ये जॉब में नहीं लिखा हुआ कि अच्छा वो मूंछें छोटी रखेगा बड़ी रखेगा, उसके बच्चे 6 होंगे या उसके 8 होंगे, वो फांसी में रहा होगा जवानी में या नहीं रहा होगा, ये नहीं लिखा हुआ। समझ आ रही बात की? ये लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ मतलब किसी खास प्रोपोगेंडे के तहत पार्लियामेंट को बदनाम किया जाता है। मतलब मैं बच्चों से बात करता हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हुए मुझे भी बहुत अरसा हो गया काम, मतलब एक कंपैरेटिवली मेरी एज के हिसाब से काफ़ी अरसा मुझे टाइम हो गया, यूनिवर्सिटी भी पढ़ा रहा हूँ। यकीन करें मैं बच्चों से पूछता हूँ आपको पॉलिटिक्स कैसी लगती है, 95% बच्चे कहते हैं कि पॉलिटिक्स से हमें शदीद नफरत, गंदा काम है, घटिया काम है। उस चक्कर में क्या होता है, वो पॉलिटिशियंस बदनाम नहीं हो रहे, या आप पॉलिटिकल डिस्कशन देख रहे होते हो, उसके पीछे वो इंस्टीट्यूशन तबाह हो रहा होता है। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिके। इंस्टीट्यूशनल डिके, इंस्टीट्यूशनल डिके कि जब जो इदारा जिस मकसद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली when it is not able to perform the function for which it was established, वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिके। जब वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं, अपना इनहेरेंट रोल, हाथ अगर हाथ के जुबान बोलने छोड़ दे तो वो जुबान पर नहीं है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ मीट। समझ आ रहा? तो अपना जो उसका रोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, वो जब वीक होता जाता है, समझ आए? तो ये जो पाकिस्तान में जो कुछ भी आजकल सियासी तौर पे हो रहा हो, आपका एज अ स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तानी अफेयर्स, या ओवरऑल एज अ व्यूअर ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स,
आपने इस बहस में नहीं पढ़ना पीटीआई पीएमएलएन में, आपने उसके थोड़ा अंदर जाना है, ठीक है। और इसी वजह से पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ रुझान है कि बच्चों से अगर वैसे पूछ लो कि पॉलिटिकल साइंस सुनाओ, कुछ 6 हेडिंग सुना दो, वो सुना देते हैं। उनसे पूछो कि अच्छा आजकल जो हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है, तो बच्चे मतलब पॉलिटिकल साइंस की क्लास में ये जवाब दे रहे होते, सर वो देखिए जरदारी तो बड़ा चोर है। मतलब आप ये बहस जो है ये आप कहीं ढाबे पे करें, यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू टॉक टू योर फैमिली, बट अगर आप पॉलिटिकल साइंस की क्लास में बैठे होंगे तो फिर आपकी इसी भी बात को सच तो नहीं मान लेंगे ना, कोई तो जवाब, कोई तो थोड़ा बहुत सियाना होगा जो आगे से कहेगा भाई ये भी बात है, ठीक। तो ये जब हैबिट आ जाएगी तो आप ये जो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा होता है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं बच्चे बच्चे पूरे पूरे डॉन के पेपर पर रट्टा लगा रहे होते हैं कि अगर उसने कोई से ये पूछा मैंने सारा सुना देना, ठीक है। तो यार आपके सामने ये चीजें आप खुद इनमें से इश्यूज अफस कर सकते हैं, ये जितने भी इश्यूज बताएंगे नेचुरली इधर से फ्लो हुए जी, समझ रहे ना बात, ये नेचुरली फ्लो हुए, ये इनमें से कोई भी आर्टिफिशियली इसमें से मैंने नहीं डाला। हालांकि लिस्ट तो लंबी हो सकती है, बातें तो बहुत लंबी हो सकती है, मैंने कोशिश की है कि जितना आपके इंटरव्यू के लिए काम, इसकी वजह क्या है कि अगर आपको कोई जवाब, देखिए मैं, आपने जो भी अभी तक तैयारी की है रिस्पेक्ट है, लेकिन मेरा इंटरव्यू के ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बंदे का छक्का नहीं ना लगा, सिर्फ सिंगल दुकी अच्छी गुजर गई, वो एलोकेट नहीं होता। ये भी एक प्रेसिडेंट है, मतलब अगर आपके सारे सवाल ठीक हो गए ना तो देयर इज मतलब एक प्रोबेबिलिटी है कि ये आप नहीं होंगे, ये भी ठीक नहीं है। उसकी वजह ऐसा कोई मौका नहीं आया जब एक पेस पे चीज चल रही है और उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। ये उतार चढ़ाव कब आता है, जब आप छक्का मारते हैं ना, बॉलर की आंख खुलती है, सिंगल दुक्की में बॉलर कहता है ठीक है मैं भी करा रहा हूं, मैं ये भी खेल रहा हूं, ये एक नेचुरल है। मसला आपने एक ऐसा जवाब दिया है जो आपसे पहले 5 कैंडिडेट्स ने नहीं दिया, मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है, क्योंकि हमारे ये अभी आप आएंगे ना इसमें मॉक्स में, ठीक है, तो मैं आपको इसकी मशक कराऊंगा कि कब आप कौन सा अच्छा जवाब भी तो दे सकते थे। हमारे अकेडमी वालों का मसला ये होता है हम ना बच्चों को साइकोलॉजिकली कमजोर कर देते हैं, उनकी जो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर होती है उसको हम अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि हमने फीस भी लेनी होती है भाई, जब तक डराएंगे नहीं फीस कैसे लेंगे, ऐसा ही फियर फैक्टर होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ये ट्रस्ट दिया जाए कि देयर इज नो फियर, यू आप हमसे बेहतर है, ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है बच्चे बच्चे को फिर आना चाहिए ना, स्टेप अप करना चाहिए कि ठीक है भाई मैं भी जवाब दूंगा, समझ आ रही बात, ठीक है। तो इसलिए आपने अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, रट्टी रटाई चीज अभी बात करेंगे इंशाल्लाह, गुफ्तगू करनी है, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करना। इंटरव्यू को आज तक इंटरव्यू की डेफिनेशन पढ़ ली किसी भी जाके आप लिटरेचर के बंदे, इंटरव्यू इज नॉट क्वेश्चन आंसर सेशन, इंटरव्यू इज समथिंग एल्स। तो इंटरव्यू को गपशप में लेके जाएंगे ना कि जस्ट पर्सन, वो क्वेश्चन आंसर सेशन में वो बड़ी जाती होती है, उसने पता लिखी होती है लिस्ट, वो फिर पूछते हैं उधर से और आपके सामने नीचे से देखते हैं, बंदे को ज्यादा दुख होता है बाद में कि यार वो मतलब सुबह उठा और उसने जवाब लिख लिए होंगे कि ये मैंने पूछा है, अब वो नहीं मैच हुए मेरे साथ, तो इसमें मैं और इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं फारिग आदमी, एनीवेज क्लियर होगी बात। फिर सूबे के फेडरेशन के जो इनके मसाइल हैं वो भी यहीं से निकलते हैं, माइनॉरिटी के इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, तो वो कहां से निकले, वो इस बैनर के नीचे डिस्कस होंगे। मुल्लाइज्म है, दहशतगर्दी है, एक्सट्रीमिज्म है, उसका मसला आपकी नजरिए में छुपा हुआ है। रोज कहते हो ना मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, तो एक इस्लाम तो पाकिस्तान के आईन में भी लिखा हुआ, वो तो नहीं है वैसा, वरना तो हम सारे दहशतगर्द होते हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, वरना तो फिर 22 करोड़ ही मुजाहिद होते ना,
Why 5,000 people, 6,000 people, 3,000 people, 10,000 people? सही, यानी कि इस्लाम में ही मसला है ना, तो इस्लाम तो फिर स्टेट का भी है। फिर तो हमें आज तक इंटरनेशनली हमारे ऊपर तो अभी तक बम गिरा के इस खित्ते को सब ऐसे से बता देना चाहिए, नहीं होगा ना ऐसा। तो इसका मतलब है कि फिर जो सोसाइटी है उसकी डायनामिक्स डिफरेंट है, स्टेट की डायनामिक्स डिफरेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कुछ नहीं है। ओके जी, तो ये इश्यूज यहां से निकलेंगे, ठीक है। और डेमोक्रेसी का जो क्राइसिस है वो यहां से निकलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज फलाना 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 फलाना। जी क्लियर हो गया, पाकिस्तान से तारुफ हो गया जी, इसको कर लें। ओके, कोशिश करें डेली डेली भी, अब तो आपको 2-2 घंटे, मैं आपसे एक बड़ा ऑड सा है मशवरा वो दूंगा मैं आप लोगों को, आप लोग डेली कैमरा ऑन करके उसके अपनी रिकॉर्डिंग करें, सेल्फ रिकॉर्डिंग करें, अपनी वीडियो बनाएं, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने जेस्चर, अपनी हर चीज उसको वहां पे देखो, खुद भी जज करें, ठीक है। आप 10 घंटे कर लें होमवर्क, 11वें घंटे बाद आप यू वुड बी अ डिफरेंट पर्सन। ये आजमूदा फार्मूला, 10 घंटे लेकिन करना है, 10 दिन है, डेली घंटा कर लें या रोज 2-2 घंटे कर लें। एनीवेज, अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान। अच्छा जी, ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेशन है और ये जुडिशरी है। रियासत के कुछ और सुकून भी है, माना जाता है, मीडिया, पीपल और मिलिट्री। स्टेट क्या है? स्टेट इन सब लोगों के स्मूथ कोऑर्डिनेटेड फंक्शनिंग का नाम है। स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है कि जब रियासत के सारे सुकून अपने अपने दायरे में रहकर अपना अपना काम कर रहे हो तो ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और अगर ये ना कर रहे हो तो ये क्या है? अब ये काम क्यों नहीं कर पा रहे होते, उसकी बहुत रीजन है, लेकिन उनमें से एक रीजन जो सबसे बड़ी है वो क्या है? पॉलिटिकल पोलराइजेशन। तो यहां से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन ये है कि रियासत का लॉ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन, लॉ की क्रिएशन, लॉ की इंप्लीमेंटेशन और उसकी इंटरप्रिटेशन, और चौथी चीज नैरेटिव। जब ये चार चीजों में
इन स्टेट एक्टर्स के दरमियान इतनी खलीज पैदा हो जाए कि जहां पर रिकॉन्सिलिएशन, कोऑपरेशन अचीव ना हो सके बिटवीन द पॉलिटिकल एक्टर्स, when political actors are unable to achieve an optimum level of cooperation which is required for the smooth functioning of the state, it is called political polarization. ले लो, जब रियासत के मुख्तलिफ टूल्स, पिलर्स, सतून आपस में इतना भी कोऑपरेशन ना अचीव कर पाए, अब वो अचीव क्यों नहीं कर पाते? उसकी वजह ये है कि उनका जो नैरेटिव है वो पोल्स अपार्ट हो चुके हैं। आपने नोटिस किया है ये आजकल पाकिस्तान में एक बात चल रही होती है कि जी जो ऑपोजिशन है वो तो तावन नहीं करती लॉस बनाने में, समझ आ रही बात की? और ऑपोजिशन आगे से क्या कह रही होती है कि इन्होंने हर बंदे को तो चोर बना दिए, पॉलिटिकल विच हंटिंग हो रही है। ये बात होती है वो क्यों हो रही होती है? क्योंकि अब उन दोनों के माइंड इतने एक दूसरे से जुड़ हो चुके हैं कि स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, ब्ला 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 ये खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज बहुत दूर है। अच्छा, एक बात जो अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन तब ज्यादा डीप हो जाती है। एक चीज लोगों की मैंने बात कर दी है, लेकिन मैं अलग से वर्ड यूज कर देता हूँ, सोसाइटी। जब ये स्टेट लेवल पे इतनी पोलराइजेशन होती है ना, तो ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि सोसाइटी के अंदर भी पोलराइजेशन ना हो। मुझे बताइए ना जरा, लिबरल्स, किसी लिबरल के पास बैठे उसको पूछो बोलने कैसे, ओए होए खुदा की कसम माँ बहन एक कर देगा, और किसी मुल्ले के पास बैठो कि लिबरल कैसे, वो उसकी डबल माँ बहन कर देगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, ये है सोसाइटी के अंदर मौजूद पोलराइजेशन, जो कि एक एक्सट्रीम अपनी फॉर्म तक। अब इसके बाद लड़ाई है, समझ आ रही है बात? आप डॉक्टर परवेज गुलबाई को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जड़ मौलवी है और पाकिस्तान की मिलिट्री। समझ आ रही है बात? आप डॉक्टर ओरिया मकबूल जान को सुनेंगे तो आपको यूं फील होगा कि पाकिस्तान के तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो लिबरल्स हैं, वो फहाशी है, वो नमाज और दूरी है। ये सुन, जो पीटीआई का सपोर्टर है वो जब मुल्क की जीडीपी 5.8 थी तब वो इनकलाब के नारे लगाता था, जब माइनस में चली गई तो वो तब कहता था नहीं ये तो बड़ी बेहतरीन इकॉनमी है। जब आप इस हद तक इरैशनली अपने अकीदे का दफा करेंगे, दूसरी तरफ जो हमारे प्रो मिलिट्री एंटी मिलिट्री जो बयानिया बना हुआ है वो कहते हैं कि नहीं अब आएगा तो इनकलाब ही आएगा। समझ आ रही है ना बात? यानी कि जो सिविलियन, आप ट्विटर पे देखें, जो लोग सिविलियन सुप्रीमेसी को मानते हैं ना, उनकी हर दूसरी पोस्ट किस बात की होती है? एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोस्ट होती है उनकी। समझ आ रही बात? तो ये क्या है? ये है सोसाइटी के अंदर मौजूद पॉलिटिकल पोलराइजेशन। अब मैं आपको इंस्टीट्यूशंस के अंदर दिखाता हूं। सबसे पहले बात कर ले एग्जीक्यूटिव की। हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट कौन है? हेड ऑफ स्टेट, यस, प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम। अब पीएम साहब जो है ना, ये एग्जीक्यूटिव हेड है, ये मुंतखब है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन पीएम के कुछ पावर्स हैं। पीएम हैज टू बी न्यूट्रल, प्रेसिडेंट हैज टू बी न्यूट्रल। लेकिन ये चूंकि हुकूमत, ये दोनों आपस में मिले होते हैं, उसकी वजह से ये क्या करते हैं, इनका जो इख्तियार होता है ऑर्डिनेंस इशू करने का,
ये उसको गैर जानबदारी से नहीं, जानबदारी से इशू करते हैं। समझ आ रही बात? तो क्या हो रहा है, सदर के और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल लड़ाई हो रही है इस वजह से। क्यों बना? इसका काम है एक्ट पास करना और इसका काम है ऑर्डिनेंस पास करना। ऑर्डिनेंस एक एक्सेप्शन होती है। ऑर्डिनेंस क्या होती है? एक्सेप्शन होती है। लेजिस्लेशन एक प्राइमरी फंक्शन। तो जब आप हर दूसरी जगह पर प्रेसिडेंट को अकम्प्लिश करके तो ये करेंगे, उससे क्या होगा? उससे इनके और इनके दरमियान क्या है? गैप बढ़ेगा। समझ आ रही बात जी? अब उसके बाद आगे चलते हैं। जुडिशरी एक तरफ काजी फाइज ईसा का केस है, तो जो लोग उस चीज को लेके चल रहे हैं उनका बयानिया क्या है? वो कहते हैं कि पाकिस्तान के कुछ हल्के वो क्या करना चाहते हैं? जुडिशरी को अपने जाती मकसद के लिए इस्तेमाल करना। जजेस को टारगेट किया जा रहा है। आप अटॉर्नी जनरल और हुकूमत का बयानिया सुन लें, वो कहते हैं हमारी पार्टी का तो नाम ही इंसाफ है, हम तो शुरू ही इंसाफ से हुए, खत्म भी इंसाफ पे हो रही। क्लियर हो रही बात? ठीक। अब अगर मीडिया में आ जाए तो खान साहब कहते हैं जो बंदा जियो के साथ है वो पक्की बात है पीएनएल एन का है और इनका गुटजोड़ है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो एएनआई और पीटीआई या मिलिट्री, इनका हमें ऐसे लगता है कि शादी हुई है। जियो पे क्या है, मंफी खबरें चलती और मुस्बत रिपोर्टिंग जो वहां पे होगी एएनआई। ये आपको मीडिया के अंदर पोलराइजेशन। सोसाइटी में देख लें, मैंने अभी मिसालें दी, ठीक है, कि जो बंदा राइट विंग है वो एक्सट्रीम राइट पे है। एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी, उसके एक बड़े मशहूर डिपार्टमेंट के एक मशहूर हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने फैकल्टी मीटिंग के अंदर 40 मिनट में से 30 मिनट पता क्या बात की कि बेशक आप बायो पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, पाकफिर पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, टैक्स पढ़ाते हैं, ऑडिट पढ़ाते हैं, जो मर्जी पढ़ाते हैं, आपने बच्चों को पहले आके एक हदीस और एक आयत के ऊपर पूरी एक वो देनी है, एक लेक्चर देना है, उसके बाद आपने अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू करना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक, ये है राइट। लेफ्ट पे क्या है? लेफ्ट वाले कहते हैं जब तक तुम फटी हुई जीन्स नहीं पहनते, तुम चर्च वाला सिगरेट नहीं पीते, ठीक है, तुम पार्टियों में नहीं नाचते, तुम्हारे बाल लंबे नहीं होते, तुम्हारी कोई मार्क्स के साथ एक तस्वीर नहीं बनी, फैज की शायरी तुम्हें नहीं आती, ठीक है, तुम जनाब लाल लाल लहराओं का नारा नहीं लगाते, तुम वुमेन मार्च में तुमने पार्टिसिपेशन नहीं की, लिहाजा तुम कौन? तुम बोल रहे हो। और ये कह रही है कि ये दोनों घर में ये अपनी अपनी जगह पर। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ी बुरी पिक्चर है, इसको आपने मुस्बत खबर बना के पेश करनी है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन का फायदा बता के आना है कि सर ये पोलराइजेशन होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कैसे बना? पॉलिटिकल साइंस में एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसका नाम है डायलेक्टिसिज्म। डायलेक्टिसिज्म कहता है कि दुनिया में तरक्की ही तब होगी जब दो मुतजाद राय आपस में टकराएंगी तो तरक्की होगी ना। दोनों घर अपने अपने आप को, फिर जब लड़ाई खत्म होगी तो उसके बाद जब सुलह होगी, तो जब सुलह होगी तो दोनों घरों की कोताहियां वो भी लिखी जाएंगी और दोनों घरों ने जो सबक सीखे हैं वो भी लिखे। दैट वुड बी द बर्थ ऑफ अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बुक पे तेरे अच्छा हजम किया, बात समझ आ गई? समझ आ गई? ये चीज मतलब वो आपसे पूछ सकता है ना कि इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज गुड और बैड, तो आप उसको बताएं कि इन द शॉर्ट रन ये डैमेज है, स्टेट को डैमेज है, बट इन द लॉन्ग रन इट इज एन एसेट। ओके,
और फिर अगर वो वैसे ज्यादा लंबी बात करने की कोशिश करे तो उसको नॉर्थ और साउथ की लड़ाई में ले जाए यूएस से, कि अभी हमारी इतनी लड़ाई नहीं हुई कि हम दोनों दारे एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लें। सियासत है, उसमें नैरेटिव्स या ये सही और गलत की बहस तो चलेगी। तो इन द शॉर्ट रन ऑफ कोर्स ये डैमेज है। उसकी वजह है ना कि ऊपर हमने डिफाइन ही इसको इस तरह से किया है कि जब पोलराइजेशन इतनी बढ़ जाए उसकी वजह से स्टेट नहीं फंक्शन हो। तो आजकल देखिए ना, सफर कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं। लड़ाई तो इधर है, नीचे वहां में बेचारी महंगाई अब 150 रुपये पेट्रोल डलवा के कौन बंदा जो खुश होता है मुझे बताएं? जिस मर्जी नजरिए का है, जिस मर्जी पार्टी का है, मतलब हर बंदे को मसला ही है। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपने पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है उसको, और उसको बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है, मीडिया के अंदर है, बिजनेसमैनों की देखें। मैं तो हैरान हूँ, सरमायादार, आधा सरमायादार सरमाया रोक के बैठा हुआ है कि ये घटिया उनके बकौल कि ये गवर्नमेंट जाएगी, हमने फिर इन्वेस्ट करना है। दूसरी तरफ जो इनके इन्वेस्टर है लोग हैं, वो धड़ाधड़ पैसा बना रहे हैं। उनको पता है हमारी गवर्नमेंट, अब जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जो ठेका मिल रहा है, वो हमारा बिजनेस की रीट, वो तो हमेशा पोलराइज होती है, सरमाए से गेम चलती है। इसी तरह आप जर्नलिस्ट में देख लें, ठीक है, जो साफी सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बात करता है वो पाकिस्तान में फैज है, वो फैज बना हुआ कि मैं इतनी बात चुके कर देता हूँ, लिहाजा मैं उन्हें फैज का तमगा दे दूँ। उस दूसरी तरफ साबिर शाकर है, आरिफ अमीन भट्टी है, वो लोग हैं वो दिन दिना के कहते हैं। और सियासत में भी देख लें, एक तरफ परवेज रशीद है, वो कहता है भाई जी हर मसले का जड़ कौन है? मिलिट्री है। दूसरी तरफ शेख रशीद है, वो कहता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाक फौज है। ठीक है ना? तो मतलब दोनों तरफ ही एक्सट्रीम जो है ना वो चल रहा है। ठीक, हाँ, एक बड़ी बड़ी वो है इनको कह लीजिए कोऑर्डिनेशन जो है वो दैट इज नॉट डन हो गया जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, चलो जी 2 मिनट सिर्फ दे दें, 2 मिनट की ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम दोबारा शुरू करते हैं। ठीक, हाँ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी, 2 मिनट में हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, मीनवाइल अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो वो आप टाइप कर लें। अगर क्वेश्चंस हैं तो वो टाइप करके भेज दें, मैं ताकि उनको आंसर कर सकूँ। हाँ जी, गुजारा हो रहे चलो।
ठंड पई है सुबह तो मिलना हर चीज कोई नहीं अपनी पसंद तो लॉग नहीं डाल ठंड बहुत हुई है वो बॉय और दूसरा बंदा जो है ना
नहीं जी, करें स्टार्ट जी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलो जी। अच्छा जी, अब हमने बात करनी है, मेरा ख्याल है सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे, मेरा नहीं ख्याल कि वो पूछेगा, सेंसिटिव सा टॉपिक है, ठीक है, और आई डोंट थिंक सो, ठीक है, कि वो पूछता है, ठीक है, बाकी देख रहे हैं, फिर अगर कहते हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब वो आपसे पूछता है कि पाकिस्तान में ये जितने मसले मसाइल चल रहे हैं इस टाइम, जितना भी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैस क्रिएट हुआ हो, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, हाँ जी, लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, तो बराए मेहरबानी वहाँ बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली जो है वो इस चीज़ को कोशिश करें कि अवॉइड करें, ठीक है, और इसका कोई डिप्लोमेटिक आंसर जो है वो हम वो करेंगे, उसमें मैं फिर कोई ना कोई आपसे बात करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, अब वो पूछता है कि पाकिस्तान में सियासी और जो आईनी मसाइल हैं इनका कोई हल क्या करना चाहिए, क्या आगे होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो जवाब है वो इस एक वर्ड पे मुश्तमिल होना चाहिए, दैट पाकिस्तान नीड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में चीजें हैं, आपका जवाब कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है, और उसमें कोई भी रेडिकल एलिमेंट वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मसलन ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, वो आपसे पूछेगा कि बताएं जी कि आप कह रहे हैं कि न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो उस न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट के खदोखाल क्या होंगे। तो सबसे पहली बात जो आपने करनी है जी, वो आपने करनी है कि हमें हर सूरत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और इसको ही अपनी गाइड और एंगल बनाना है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यही हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो बातें हमने उसमें लिखी हैं उसी के ऊपर हमने चलना है, ठीक है, और इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आप आर्टिकल 5 की भी बात कर सकते हैं। आर्टिकल 5 कहता है कि आपके ऊपर जो प्राइमरी ड्यूटी है, बाउंड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करना है और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही अमल करना। नंबर 2, आपने बात करनी है कि सबसे उसके बाद जो दूसरा बड़ा पिलर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में डॉक्ट्रीन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इस पर अमल होना चाहिए। डॉक्ट्रीन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, मिलिट्री, मीडिया, सबको अपने अपने एम्बेड में रहकर काम करना है, किसी ने किसी दूसरे के उसके अंदर इंक्रोचमेंट का एलिमेंट नहीं है। नंबर 3, इकोनॉमिक पैरिटी, ये बहुत जरूरी है। आप बिलीव यू मी, कोई आइडियोलॉजी हो, कोई पॉलिटिकल सिस्टम हो, जब तक उस कंट्री में रोटी कपड़े मकान का इशू नहीं ना हल होगा, आप लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंगेज नहीं कर सकते, मुस्बत पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो पाकिस्तान के अंदर अमीर और गरीब का गैप है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, लो, जो लोग रह भी रहे हैं जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी है, उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो रिच है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो ये इनके दरमियान जो वसाइल, रियासत के जो वसाइल हैं
उनकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ठीक। और ये इकोनॉमिक इश्यूज में आपने पढ़ा भी होगा शायद कि जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ काफी नहीं होती, ग्रोथ इंक्लूसिव होती है या नहीं होती, ये असल चीज। ग्रोथ का फायदा जो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्रोथ का फायदा अगर 2% एलीट को हो रहा है तो मुल्क की तो जीडीपी बढ़ी है लेकिन लोग गरीब हो गए, ठीक। वो जीडीपी जो है वो क्या होनी चाहिए, फिर वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। नंबर 4, फंडामेंटल राइट्स। जी, ये हर सूरत में इंश्योर होना चाहिए। उसके बाद जी रूल ऑफ लॉ। पाकिस्तान जो है ना जी, ये इसको मुद्दत हो गई, ये स्ट्रगल कर रहा है दो चीजों में, रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल ऑफ इंडिविजुअल्स। तो पाकिस्तान is never going to be a democratic constitutional state unless it is governed by the laws, not the individuals. पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, ना कि किसी फर्द वाहिद की। क्लियर हो? उसके बाद जी माइनॉरिटी राइट्स। आइडियोलॉजिकल स्टेट होने की वजह से हम लोग ऑलरेडी ही पूरी दुनिया में सस्पिशियस से रहते हैं, बिकॉज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद द वेस्टर्न जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके साथ वी आर नॉट कंपैटिबल विद द मॉडर्न नेशन स्टेट। हम कैसे बने हुए हैं, उसकी जो डेफिनेशन है उसमें कल्चर एक है, ठीक। तो हम रिलीजन को लेके आए हैं, तो माइनॉरिटी राइट्स पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो वैसे तो ये बड़ी लंबी बात हो सकती है, बहुत ज्यादा लंबी बात हो सकती है, लेकिन इंटरव्यू में कम से कम आपके पास अब ये 5 से 6 पॉइंट आ चुके हैं कि जिनके ऊपर आप बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। मतलब इनमें से आप किसी के ऊपर भी बात करनी हो तो आप 2 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट आप बोल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स का आपस में भी लॉजिकल कनेक्शन है। तो कुछ ना कुछ चीजें स्टेट समझ आ गई ना हमें, स्टेट वर्क कैसे करती है, ठीक। तो जब स्टेट समझ आ जाए तो फिर ये इश्यूज जो है ये आप वहां पर क्या कर सकते हैं, समझ आ रहा है, ठीक। अच्छा जी, पॉलिटिकल पार्टीज, इनको मैं इधर भी लिख सकता था लेकिन मैंने कहा कि चलिए इस पर थोड़ी सी ना अलग से बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, अच्छा, जो एक टर्म बोली जाती है राइट विंग, लेफ्ट विंग और सेंटर, ठीक। पहले जरा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग आइडियाज होते हैं ना किसी भी जगह, ठीक, आइडियाज ऑफ द डे, जो लोग उन्हीं की प्रिजर्वेशन और इंप्लीमेंटेशन, ठीक, जो कंजर्वेटिव मॉडल चल रहा होता है, जो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होती है, जो लोग उन्हीं को रीइंफोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग हैं राइट। जो लोग इसके बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं एग्जिस्टिंग ऑर्डर के, वो है लेफ्ट, ठीक। और जो लोग जी, जो लोग मीडियम अप्रोच रखते हैं, यानी कि वो चेंज भी चाहते हैं और पिछली चीजें जो है उनको भी देखना चाहते हैं, वो लोग कौन है, वो लोग हैं सेंटर। तो ये पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आपकी मार्क्सिस्ट जमातें हैं
ठीक है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक दौर, ठीक है, वो ये एएनपी है, ठीक है, मार्क्सिस्ट की और जमातें हैं, वो सारे लोग लेफ्ट के लोग, लिबरल्स, मार्क्सिस्ट, ठीक है, जमात इस्लामी है, ठीक है, ठीक है, अब बहुत हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत हद तक, ठीक है, उसके अलावा आपकी जो दीगर मजहबी जमातें हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, वो राइट, पीएमएल है, ठीक है, प्राइमरली जो है ये सेंटर की पार्टी है, लेकिन इसने राइट का भी टिल्ट लिया है और कभी ये लेफ्ट का टिल्ट जो है वो भी लेते, जैसे आजकल चल रहा है, अब सिविलियन सुप्रीमेसी है, तो अब जो इनका वोटर है वो सेंटर से आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी लिबरल्स हैं वो आजकल ज्यादातर पीएमएल को ही सपोर्ट कर रहे हैं ड्यू टू देयर नैरेटिव, ठीक है। सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में, वो हमारे यहाँ बताया जाता है ज्यादातर कि वो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, लेकिन मेरी राय में ऐसा नहीं, ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं वो आर्गुमेंट नहीं है कि वहां पे है या नहीं, हम अपना पहले लोकल बात करेंगे। देखिए पाकिस्तान में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हर जमात में है और रहनी है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहां पर मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी और नंबर 2 डेमोक्रेटाइजेशन, ये दो चीजें हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को बचा सकती हैं, आगे लेके जा सकती है। भाई 342 मेंबर्स है ना, तो 342 तो डायनेस्ट ना लेके आओ, समझ आ रही बात। अगर किसी एमएलए ने, वो एमएलए है तो उसकी बीवी को स्पेशल सीट पे ना दो सीट, उसकी जगह किसी मेरिट पे बंदा ले आओ, मतलब एडजस्ट करके लेके चलते होते हैं। अब जैसे पीएमएलएन है तो आप देख लीजिए जितनी मखसूस नशिस्तों के ऊपर खवातीन है, उनके हस्बैंड, उनके फादर, उनके भाई वो पार्टी के बड़े बड़े ओहदेदार, यानी कि वो स्पेशल नशिस्तों की भी पावर वापस आ जाके कहाँ आ जाती है, अपने ही घर आ जाती है। तो उससे क्या होता है, सोसाइटी में फिर मेरिट और डेमोक्रेसी, यानी कि जो जमहूर है, आम आवाम है, वो सियासत के अंदर उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये होता है कि उसने अल्टीमेटली इक़्तिदार हासिल करना होता है, तो वो चीज है परफॉर्मेंस के साथ, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। अब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत बड़ा चांस था पाकिस्तान की यूथ को आइन पढ़ाने की, लेकिन वो उसकी जगह गालियां सीख ली हमने। यानी कि जब एक चेंज की बात आ रही थी तो फिर चेंज वो आती है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रॉन्ग करती पाकिस्तान में, अवेयरनेस बढ़ती, पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होता, यानी कि हवा ज्यादा है लेकिन ग्रास रूट लेवल पे आप डिस्कस कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से डिस्कशन कर लें तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा हद तक उनके पास सिर्फ नैरेटिव है, डेप्थ नहीं, सिर्फ नैरेटिव है। तो नैरेटिव जो है वो आपको पता, पढ़ा लिखा कोई बंदा बैठा हो वो बस्ट कर देता है ऐसे फॉर्म, ये क्लियर हो गया, अब आगे चलो, ठीक है ना। तो ये रो है, परफॉर्मेंस नहीं। दूसरा एक और बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके अंदर, या उनको जो आप सजेस्टेबिलिटी काइंड ऑफ दे सकते हैं, ठीक है, वो है कि जो यूथ एंड विमेन, ये दो एंगल इनको इग्नोर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी हद तक ये कोशिश की है, लेकिन मजबूरी तौर पर जो सियासी जमातें हैं
वो अपने अंदर जो रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, उसमें वुमेन और यूथ जो है वो दोनों के हैं निगलेक्टेड है। हालांकि पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो यूथ की है, ठीक है। एंड वी हैव नो रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट और इन सेनेट, मतलब एक भी सीट जो है वो यूथ की नहीं है। मखसूस नशिस्तों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि सियासी जमातें कोटा भी तो रख सकती हैं कि हम अपनी 5% जो मेरिट की टिकटें हैं वो 30 साल से कम उम्र के लोगों को दें। ये भी तो हो सकता है कि हम अपनी 2 सीटें जो है 3 सीटें जो है वो फला बंदे को दें, कोई कोई टेक्नोक्रेट है उसको दें। यू नीड पीपल ना, फॉर अल्टीमेटली आपने हुकूमत में जाना है, हुकूमत में जाके आपको यू नीड स्किल मोर देन लॉयल्टी, ठीक है। लॉयल बंदा आपके साथ गोली खा सकता है, ठीक है। लॉयल बंदा अगर दोबारा टूट गई है उसको जोड़नी नहीं आती तो वो जोड़ नहीं सकता, ये भी डायलेमा है, ठीक है। गाड़ी ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, और मैकेनिक आपका रिश्तेदार ही हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप अपने रिश्तेदार को मैकेनिक की जगह रखेंगे, फिर जब गाड़ी ठीक करानी होगी वो कौन करेंगे? ये होगा, ठीक है। तो ये 3 से 4 पॉइंट्स हैं जिनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का जो आर्गुमेंट है वो आप नोटिस करेंगे इंशाल्लाह जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन में ये इधर उधर बात हो गई, हर बंदे के मुंह पे जिससे पूछो लोग कहते हैं डायनेस्टिक, और आप भी बता दें लेकिन उसका ऑर्डर चेंज कर दें ताकि कम से कम उसको कोई नई बात तो मिले कि चलो ये बंदे ने कोई डिफरेंट बात की, इससे पूछ लेते हैं इसका क्या मुराद है मेरिटोक्रेसी और डेमोक्रेटाइजेशन से। क्लियर होगी बात? चलो जी, पार्टी इलेक्शन ऑफ कोर्स वो डेमोक्रेटाइजेशन में ही आ जाएगी, उसमें लीडरशिप भी आ जाएगी, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी आ जाएगी, उसमें पार्टी इलेक्शंस भी आ जाएंगे, बिल्कुल सही, वो इसमें आ जाएगी। ले जी फिर ठीक है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन होगी हमारी स्टेट को लेके, तो बाकी जो कसर रह जाए वो इंशाल्लाह जब आपका इंटरव्यू होगा उसमें फर्दर हर एक बंदे को फीडबैक भी और इनपुट भी मिलता जाएगा। तो क्वेश्चन इंशाल्लाह इस इतनी लंबी फहरिस्त में होंगे ना कि वो आपका कोई वो चीज़ें जो आपने वहाँ जाके बोलनी है, मेरी कोशिश होगी कि वो आप इधर एक दफ़ा बोल के जाएं ताकि मिस्टेक करनी है कुछ भी करना है वो आप करके जाएं, ठीक। और वो इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि कोई एक अच्छा सा आपसे मतलब इंटरव्यू सिर्फ कार्रवाई ना हो, आपको पूरा ग्रिल किया जाए, ठीक है, ताकि हर बंदे के अंदर से जो उसका पोटेंशियल है वो अनलीश हो। इंटरव्यू क्या है? अनलीशिंग योर पोटेंशियल। इंटरव्यू आपने देना, मैंने नहीं देना, अख्तर साहब ने नहीं देना, ठीक है ना। तो इसलिए फिर वो माइंडसेट माइंडसेट ये होना चाहिए कि एक्टिव माइंडसेट हो, पैसिव माइंडसेट ना हो तो मैंने तैयारी करने जाना है। वी कैन ओनली असिस्ट यू, वी कैन हेल्प यू आउट, दैट्स इट, इसके ज्यादा नहीं हो सकता। समझ आ रही है ना बात? ठीक है, तो वो असिस्टेंस जो है उसको एक एक्टिविटी के फॉर्म में मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया, जो एडवर्टीजमेंट है जो प्रॉपर मंडे टू फ्राइडे और वो सारा, ठीक है। तो वो जो आपके कोई और दोस्त भी हो जिनका पास आ रहा हो तो वो आप उनको जो शेयर कर सकते हैं कि वो मॉक इंटरव्यूज में वो दे दें, ठीक है। और अगेन जिस तरह पहले वर्कशॉप थी, मॉक इंटरव्यूज के भी हमने कोई चार्जेस नहीं रखे होंगे, ठीक है। वो अख्तर साहब ने आपको मेरा ख्याल बता ही दिया होगा कि कोई भी हमने इसके लिए कोई नहीं रखा, ठीक है। बस आप लोग मेहनत करें, तो अगर आप में से कुछ बंदे जो है ना वो थ्रू होते हैं तो डेट करें, ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप हार्ड वर्क करें, अभी टाइम बड़ा शॉर्ट है, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए ये हार्ड वर्क नहीं होता कि 15-15 घंटे बैठ के पढ़ो, इट इज मोर देन स्पीकिंग देन ऑफ स्कैम उसको क्रैमिंग और लर्निंग, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग करें। और नंबर 2 ये कि कैमरे वाली जो एक्टिविटी है वो जरूर करें, ठीक है ना, जरूर करें। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे, आप अपनी आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं, फिर आप किसी की आंखों में भी आंखें डाल के देख सकते हैं, ठीक है। बड़ा मसला होता है ये, साइकोलॉजिकल है। शीशे में देखेंगे बहुत देर तक हम अपने आप को नहीं देख पाते, कुछ लोग बिल्कुल थोड़ा सा देख पाते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा है, ठीक है जी। तो आई होप कि जी आज का जो टाइम है ये इट हेल्प्स,
ठीक है, और इंशाल्लाह फिर मंडे को जो है वो मुलाकात होगी, ठीक है।